23 जून 2020 हरिद्वार में कोरोनिल दवाई पहली बार लॉन्च हुआ। कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार, इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। इस बयान के 7 दिन बाद 30 जून 2020 को आचार्य बालकृष्णन का एक बयान सामने आया जो बाबा रामदेव के दावे से अलग था। हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। इस बीच उत्तराखंड के आयुष विभाग ने पतंजलि को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि हमने कोरोनिल को कोरोना की दवाई का नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस दिया है। आपने किस आधार पर कोरोना की दवा बनाने का दावा किया, 7 दिन के अंदर अपना जवाब दें। पतंजलि ने इस नोटिस का क्या जवाब दिया इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन लगभग 8 महीने बाद 19 फरवरी 2021 को कोरोनिल को दोबारा लॉन्च किया गया। इस बार हरिद्वार में नहीं, दिल्ली में। और इस लॉन्च में शामिल हुए भारत सरकार के 2 मंत्री, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी। सुनिए उस रोज बाबा रामदेव ने क्या कहा। कोरोना होने के बाद कोरोनिल काम करेगी, कोरोना से बचाएगी भी, प्रिवेंशन भी है, और आफ्टर कोरोना जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनसे भी बचाएगी। तो पहले जो हमें ड्रग अधिकारी ने जो लाइसेंस दिया था वो इम्यूनो बूस्टर का दिया था, अब उन्होंने भी हमको एक कोरोना की दवाई के रूप में इसका लाइसेंस दे दिया है। WHO ने 150 से ज्यादा देशों में बेचने का लाइसेंस दे दिया है। कोरोनिल को लेकर जो रामदेव बार बार दावे कर रहे थे उसको एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि कोरोनिल कोरोना की दवाई है, यह कोरोना से आपको बचाएगी। रामदेव दोनों मंत्रियों के साथ जहां बैठे थे उसके पीछे एक बैनर लगा था जिस पर लिखा था कोरोना की दवाई पतंजलि ने बनाई। पर कोरोनिल को क्या कभी भी कोरोना की दवाई का लाइसेंस मिला है? इसका एक ही जवाब है, नहीं। कोरोनिल को कभी भी यह लाइसेंस नहीं मिला। न्यूज लॉन्ड्री ने NL सेना प्रोजेक्ट द योगी हु हैज इट ऑल के जरिए कुछ डॉक्यूमेंट हासिल किए जिसे हमें पता चलता है कि कैसे उत्तराखंड के आयुष विभाग को मजबूर किया गया कि वो कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर लाइसेंस की जगह कोरोना की सहायक दवाई का लाइसेंस दे। और इस सब के पीछे था भारत सरकार का आयुष मंत्रालय। 14 जनवरी 2021 आयुष मंत्रालय के डिप्टी एडवाइजर डॉक्टर चिंता श्रीनिवास राव ने उत्तराखंड के आयुष विभाग की ड्रग्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी के निदेशक डॉक्टर YS रावत को एक पत्र लिखा। इस पत्र का विषय था कोरोनिल टैबलेट के लाइसेंस को इम्यूनिटी बूस्टर से कोविड की दवा में अपडेट करने को लेकर। यह पत्र आयुष मंत्रालय के सचिव के अप्रूवल के बाद लिखा गया था। इस पत्र में बताया गया कि 17-18 दिसंबर 2020 के दौरान एम्स के फार्माकोलॉजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर SK मौलिक के नेतृत्व में बनी एक समिति ने कोरोनिल की जांच की थी। समिति ने जांच के बाद 2 अहम निष्कर्ष बताए। पहला, मरीजों को केवल प्लेसिबो दिया गया बिना किसी स्टैंडर्ड केयर के, जो एक दवाई के ट्रायल में एथिकल यानी नैतिक नहीं है। दूसरा, ट्रायल का समूहवार विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया। आयुष मंत्रालय के पत्र में आगे कहा गया कि समिति को अपने मूल्यांकन में इसमें तुलसी और अश्वगंधा जैसी सामग्री मिली जो कोरोना के लिए बनाए राष्ट्रीय क्लिनिकल प्रोटोकॉल में शामिल है। ऐसे में समिति ने सुझाव दिया कि कोरोनिल टैबलेट को कोविड में सहायक उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद पत्र में लिखा गया, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण इलाज का दावा किए बिना कोविड-19 के प्रबंधन में सहायक उपाय के रूप में कोरोनिल टैबलेट को उपयोग के लिए पतंजलि के आवेदन पर विचार कर सकता है। इस पत्र में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कोरोनिल को सहायक उपाय के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। इस पत्र से पहले 7 जनवरी 2021 को भी आयुष मंत्रालय के अधिकारी डॉक्टर चिंता श्रीनिवास राव ने एक पत्र पतंजलि को भी लिखा था। इसमें भी वही बातें लिखी गई थी जो 14 जनवरी 2021 के पत्र में थी। आयुष मंत्रालय के दोनों पत्रों के बाद 5 फरवरी 2021 को उत्तराखंड आयुष विभाग के ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने कोरोनिल को कोरोना में सहयोगी दवाई का लाइसेंस दे दिया। और इस लाइसेंस के मिलने के कुछ ही दिनों बाद 19 फरवरी को बाबा रामदेव ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में कोरोनिल को रिलॉन्च कर दिया।
तब उत्तराखंड ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी के प्रभारी थे डॉक्टर YS रावत, जो अब रिटायर हो चुके हैं। रावत से न्यूज लॉन्ड्री ने इसको लेकर बात की तो उन्होंने कहा, भारत सरकार से जब पत्र आया तो हमने उसी के आधार पर कोरोनिल को सपोर्टिंग मेडिसिन का लाइसेंस जारी कर दिया। हालांकि कोरोनिल का फार्मूला वही था जो 1 साल पहले पतंजलि ने हमें सौंपा था। अब भारत सरकार ने किस आधार पर सपोर्टिंग मेडिसिन का लाइसेंस देने को कहा, यह वहीं बता सकते हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से भी इस बारे में जानने की कोशिश की। जिस कोरोनिल को उत्तराखंड आयुष विभाग ने इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस दिया था, उसी दवा को किस आधार पर आयुष मंत्रालय ने कोरोना की सहायक दवाई का लाइसेंस देने के लिए कहा, लेकिन मंत्रालय की ओर से हमें कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि कोरोनिल को कभी भी कोरोना की दवाई का लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन बाबा रामदेव बार बार इसका दावा करते रहे। वहीं मीडिया का एक बड़ा तबका कोरोनिल को रामबाण बताता रहा और इसका विज्ञापन करता रहा। बाबा टीवी पर कोरोनिल से घिरे बैठे रहे और डॉक्टरों को मूर्ख बताते रहे। कोरोनिल बिकती रही और कोरोना के दौर में अपनों को बचाने के लिए भागते लोग इसका इस्तेमाल करते रहे। कोरोनिल पर लगातार सवाल भी उठे। बाबा रामदेव ने बार बार गलत दावा किया, लेकिन मीडिया के एक बड़े तबके ने बाबा से कोई सवाल नहीं किया। इसकी एक बड़ी वजह है कि आज मीडिया संस्थानों को सबसे ज़्यादा विज्ञापन देने वालों में से एक पतंजलि ही है। हमने ये रिपोर्ट आप लोगों के समर्थन से की है। आपका सहयोग हमारी ताकत है। न्यूज लॉन्ड्री के NL सेना प्रोजेक्ट द योगी हु हैज इट ऑल को अपना सहयोग दें। इस प्रोजेक्ट के तहत मैंने 3 ग्राउंड रिपोर्ट्स की है। पहली खबर का शीर्षक है परिवारवादी रामदेव। पतंजलि में रामदेव तो बस एंकर है, असली मालिक तो कोई और है। यह स्टोरी महेंद्रगढ़ के एक छोटे से गांव सैद अलीपुर के रहने वाले रामकिशन यादव के योग गुरु रामदेव और योग गुरु से कारोबारी रामदेव बनने की कहानी है। दूसरी स्टोरी का शीर्षक है साम दाम दंड भेद से पतंजलि ने खरीदी दलितों की सैकड़ों एकड़ जमीन। यह रिपोर्ट बताती है कि बिजनेस के लिए जमीन हासिल करने के लिए पतंजलि ने क्या क्या किया। और तीसरी स्टोरी है भारत सरकार और पतंजलि महामारी के प्रकोप में भ्रम की सौदेबाजी। यह स्टोरी कोरोनिल को किसी भी तरह लाइसेंस दिलवाने पर है, जिसकी कुछ जानकारी अभी मैंने आपको दी। ये तीनों रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो hindi.newslaundry.com पर जाएं और अंग्रेजी में पढ़ने के लिए newslaundry.com पर जाएं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे NL सेना प्रोजेक्ट को सहयोग दें, क्योंकि इसके लिए हमें जितनी राशि की ज़रूरत थी उसमें से कुछ हिस्सा तो आ गया है, लेकिन अभी बहुत बाकी है। तो आप हमारे NL सेना प्रोजेक्ट द योगी हु हैज़ इट ऑल को सहयोग दें, ताकि हम ऐसे ही निर्भीक होकर आप तक ज़मीनी खबरें लाते रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसी रिपोर्ट्स करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है, समय भी और संसाधन भी लगता है। मैं खुद इस खबर का रिपोर्टर हूं, तो मुझे पता है कि एक एक चीज़ इकट्ठा करने में मुझे कितना समय और कितना संसाधन खर्च करना पड़ा। आप सब ये भी जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता। अगर हम विज्ञापन लेते तो ऐसा सच सामने लाना थोड़ा मुश्किल होता। हम आपके सहयोग से काम करते हैं। हम जनहित और आपकी हित की खबरें लाते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरीके की रिपोर्ट्स को आपको सहयोग करना चाहिए, तो आज ही newslaundry.com/सेना पर जाएं। द योगी हु हैज़ इट ऑल को अपना सहयोग दें। जितनी राशि बन सकती है आप सहयोग दें, ताकि जो हम चाहते हैं वो करते रहें। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।